जून 2014 में तथाकथित इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने सीरिया और इराक के बहुत से इलाके पर कब्जा करके माउंट सिंजर के आसपास इकट्ठे हुए यजीदी समुदाय को कुचल दिया। उनके आने से पहले ही हजारों यजीदी वहां से भाग गए और जो उनके हाथ लग गए उन पर बहुत जुल्म ढाए गए। आदमी मार दिए गए और औरतों को गुलाम बना लिया गया। उसने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि उसने मेरा रेप कर दिया था, क्योंकि मेरा सारा जिस्म खून से पूरी तरह लथपथ था। वो लोग मुझे ऐसी जगह पर लेकर गए जहाँ पर पहले से ही 100 से भी ज्यादा यजीदी लड़कियों को कैद कर रखा गया था। अरे सुनो, मेरी यजीदी लड़की कहाँ है? पहले मुझे खरीदना है। उसके बाद मैं अपने माँ बाप से कभी नहीं मिल पाई थी। कुछ ही वक्त में हजारों सालों से चली आ रही परंपरा को तबाही के किनारे पहुंचा दिया गया। हालांकि आईएस को इराक से खदेड़ दिया गया था, लेकिन तब तक वो समाज को तबाह और बर्बाद कर चुके थे। आईएस की हिंसा से बचे लोगों को जिंदगी दोबारा पटरी पर लाने की क्या उम्मीद है? यजीदियों को उनके साथ हुए जुल्मों का कभी इंसाफ मिलेगा? हम अपनी सबसे पाक जगह लालिश पहुंचे। ये ऐसी जगह है जहां हम अपने पाप धोने आते हैं। हम यहाँ पर अपनी अंतरात्मा से मिलने आए हैं। हमारे धर्मगुरु बाबा शेख भी हमेशा से वही हैं। ये हमारी यजीदी परंपरा का एक हिस्सा है। हमारा मजहब हमें दूसरे मजहब में शादी की इजाज़त नहीं देता। अगर किसी लड़की की दूसरे मजहब वाले से शादी होती है तो उसके पूरे परिवार की बहुत बेइज्जती होती है। आईएस के आने से पहले यहाँ रह रहे यजीदी लोग बहुत ही शांति से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। हमने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, इसलिए हमारे साथ ऐसा कुछ होगा इसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और मैंने सोच लिया था कि मेरी ज़िंदगी हमेशा अच्छी रहेगी। मैं बड़ी होकर शादी करूँगी और फिर मेरे बच्चे होंगे और मैं हमेशा खुश रहूँगी। तकबीर! तकबीर! टीवी पर हमने लोगों को कहते हुए सुना कि आईएस वाले आ रहे हैं। वो लोग जैसे दिखते थे या हरकतें कर रहे थे, उसको देखकर हमें डर लग रहा था। सच तो ये है कि हमने इन जैसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। हमने सुना था वो लोगों को मार देते हैं, इसलिए जब वो हमारी तरफ आए तो हम बुरी तरह डर गए थे। मेरे अब्बू नहीं चाहते थे कि हम यहाँ से भाग जाएं। उन्होंने कहा कि आईएस वाले कभी भी हमारे इलाके में दाखिल नहीं होंगे। लेकिन जब हम सब ने बहुत जोर दिया तो वो अपना गांव छोड़कर सिंजर में जाकर रहने के लिए मान गए। हम वहाँ अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रात भर के लिए रुक सकते थे। मेरे भाई ने घर आकर खबर दी कि पास ही के इलाके में बहुत ही गंभीर लड़ाई हो रही है, लेकिन मेरी माँ ने उस पर यकीन नहीं किया। लेकिन हमने जब सुना कि पेशमर्का लोग उनका मुकाबला कर रहे हैं, तब जाकर हमारा हौसला थोड़ा और बढ़ गया। मेरी माँ बीमार थी, वो हमेशा बीमार रहती थी। उसने मुझे सबके लिए खाना बनाने के लिए कहा, इसीलिए मैंने खाना तैयार किया। मेरी बड़ी बहन रूसिया हमारे साथ ही थी। जब हम खाना खा रहे थे तो पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि हम पकड़े जाएंगे, और इस बात से मेरा दिल बहुत घबरा रहा था।
आईएस वाले सब जगह पहुंच गए थे। वो गलियों में चक्कर लगा रहे थे, इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते थे। मेरे परिवार को डर था कि मेरी वजह से उनकी जान न जाए। उन्होंने कहा कि वो भागने में मेरी मदद करेंगे, नहीं तो आईएस वाले मुझे पकड़ लेंगे। इसलिए हम जाने के लिए कार में बैठ गए, लेकिन हमारी बदकिस्मती थी कि आईएस वालों ने हमें देख के रोक लिया। आईएएस वाले लगभग 3 बजे हमारे गांव हरदान में दाखिल हुए। वो खुलेआम पूरे गांव में हंगामा कर रहे थे। जब मैं बाहर गई तो उन्होंने अपना म्यूजिक चालू कर दिया। उन्होंने म्यूजिक की आवाज बहुत ज्यादा बढ़ा दी। माँ ने मुझे अंदर आने के लिए कहा क्योंकि वो औरतों और लड़कियों को बाहर नहीं देखना चाहते थे। आज तक हमें पता नहीं चल पाया कि वहां पर क्या हो रहा था, लेकिन उस दिन हरदान के 95% आदमी मारे गए, जिसमें मेरे घर के 6 सदस्य भी मारे गए। इंशाल्लाह अब हम इस बिल्डिंग को उड़ाने जा रहे हैं। जब तक बारूद बिछाया जा रहा है तब तक हम अंदर चलकर देखते हैं। आइए चलिए मेरे साथ। आप इन कैदियों को देख रहे हैं ना, ये सभी यजीदी लोग हैं। जरा देखिए इन बेवकूफों को। सुना था आईएस वाले आदमियों के सर कलम कर देते हैं। ये नहीं पता था कि वो महिलाओं को उठा कर ले जाते हैं। हजारों यजीदी औरतों और लड़कियों को उन लोगों ने जबरदस्ती उठाकर एक जगह लाकर कैद कर दिया था, और फिर उन लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया और बहुत जुल्म ढाए। ये वाली चाहिए, ये वाली। देखो जरा। अरे हटो हटो यहाँ उन्होंने से। हमारी फोटो फोन पर अच्छी लग सबको रही है शेयर कर दी और नहीं, कहा नहीं, मुझे तो वो जिसको पहली जो वाली चाहिए पसंद वो आई थी, आकर तो ले मुझे- जाए। अरे बताओ तो वो यजीदी लड़की कहाँ है? भाई सुनो, कोई बेचना चाहता है? क्योंकि मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। नहीं नहीं मुझे चाहिए। अरे मैं लूंगा। कितनी, 2 या 3? यजीदी लोगों का बिना खाना और पानी लिए सिंजर छोड़कर भागने का खौफनाक मंजर कैमरों में कैद कर लिया गया और उसे पूरी दुनिया ने देखा। जर्मनी में जितने यजीदी हैं उतने शायद यूरोप के किसी और मुल्क में नहीं हैं। उन्होंने इराक से आ रही खौफनाक खबरों का विरोध किया और लोग सड़कों पर निकल आए। जब हमें इराक में लोगों का कत्लेआम किए जाने की खबर मिली तब हम सब लोग सन्न रह गए, क्योंकि मैं भी एक यजीदी हूँ। मेरे माँ बाप कुर्दिस्तान से आए थे। मुझे उस इलाके के बारे में पता है। वहाँ मेरे बहुत से दोस्त और रिश्तेदार रहते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि प्लीज़ राजनेताओं से बात करो, जर्मन सरकार से बात करो, कुछ भी करो। हमारा नरसंहार हो रहा है और हम नहीं जानते कि हम क्या करें। इंसान होने के नाते ऐसी बेबसी का एहसास बहुत बुरा होता है, क्योंकि आपको पता है वो लोग बच्चों को मार देंगे, वो लोगों के सर को कलम कर देंगे, औरतों को रेप करेंगे, लेकिन आप यहां पर बैठे कुछ नहीं कर सकते। प्रोफेसर यान किजिलहान एक मनोवैज्ञानिक, ट्रॉमा स्पेशलिस्ट और ओरिएंटलिस्ट हैं। अपने क्लिनिक में मैं बोस्निया, रुवांडा और ऐसे ही कई मुल्कों के सदमे से गुजरे हुए लोगों का इलाज करता हूं। लेकिन ये केस एक सिस्टमैटिक पॉलिसी का केस है। यूएन और यूरोपियन पार्लियामेंट इसे नरसंहार कह रही है। देखा जाए तो कत्लेआम यहाँ पर आम बात है। जवान यजीदी औरतों को बाजारों कामों में झोंक दिया गया और पूरे अरब में आईएस के गढ़ों में भेजा जाने लगा। आखिर में लेवीजा को सीरिया में आईएस के सबसे बड़े गढ़ रक्का ले जाया गया। जब वो मुझे सीरिया ले गए तो
मेरी भागने की हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी हालत बदतर होती जा रही है तो मैंने मरने से ज़्यादा भागना ही बेहतर समझा। मैंने किसी तरह खिड़की की कांच तोड़ी और जैसे तैसे उस मकान से भाग निकली। मैं भागना तो चाहती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊंगी। मैंने अपना पूरा जिस्म काले बुर्के से ढक रखा था। सड़क पर मुझे एक टैक्सी आती दिखी तो मैं उसकी तरफ भागी। वो टैक्सी मेरे सामने आकर रुकी और ड्राइवर ने मुझसे पूछा कहाँ जाना है। मैंने कहा तुम गाड़ी चलाओ, मैं बाद में बताती हूँ। थोड़ी दूर जाकर मैंने उससे कुर्दिस्तान ले चलो ऐसा कहा। पहले तो उसने वहाँ जाने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब उसने मुझे रोते हुए देखा तो शायद उसे मुझ पर तरस आ गया। उसने पूछा कि क्या मैं कुर्दिश बोल सकती हूँ। जब मैंने उसे बताया कि मुझे कुर्दिश बोलनी आती है तो उसने बताया कि वो एक परिवार को जानता है जो मुझे वहाँ ले जाएगा। वहाँ पहुँचने के बाद जब मैंने उन्हें बताया कि मैं यजीदी हूँ और मेरे साथ क्या क्या हुआ था तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया और अपना लिया। उस परिवार ने मुझे अपने पास रखा, मेरा पूरा ध्यान रखा और बाद में उसी परिवार ने उस नरक में से निकलने में मेरी पूरी मदद की और मुझे बचा लिया। हमलों के चलते उत्तरी इराक में लगाए गए रेफ्यूजी कैंपों में आखिर लेविजा को जगह मिल गई। और जब यजीदी औरतें आईएस के चुंगल से आज़ाद होती हैं तो वो रिफ्यूजी कैंपों में आती हैं। एक कैंप में 18 से 20 हजार लोग रहते हैं, सब के सब यजीदी। टेंट्स की कतारें लगी थीं। हालात बहुत खराब हैं। जरा यजीदी लोगों की हालत के बारे में अंदाजा लगाइए। 90% सिंजार तबाह हो चुका है। अब वहां वापस नहीं जा सकते। हमारे वुतनबर्ग के बादेन राज्य के मिनिस्टर से बात हो रही थी और प्राइम मिनिस्टर क्रेचमैन ने एक सुझाव दिया कि क्यों ना आईएस की कैद से भागी हुई सभी औरतों को जर्मनी लाया जाए। बादेन वुर्तमबर्ग ऐसी औरतों और लड़कियों को जर्मनी में लाकर पनाह देगा जो उत्तरी इराक और सीरिया में भीषण सेक्स हिंसा को झेल चुकी हैं और किसी तरह वहां से बचकर भाग गई हैं। एक पत्रकार ने पूछा, आप कितनी लड़कियों को लाना चाहते हैं? मैंने सोचा कि किस्मत अच्छी हुई तो वो 20 से 100 लोगों की इजाज़त दे देंगे। उन्होंने दाएं देखा, बाएं देखा और फिर कहा 1000, इससे ज़्यादा नहीं। तो हमने 1000 लोगों से शुरुआत कर दी। उनको जर्मनी में लाने और उनका इलाज करने पर कितना पैसा खर्च होगा, डॉक्टरों की फीस, रहने के लिए घर और ऐसा ही बहुत कुछ। तो पता चला कि इसके लिए हमको 95 मिलियन यूरो की ज़रूरत होगी। उन्होंने कहा कि ठीक है और इस तरह हमने शुरुआत कर दी। इराक पहुंचने से पहले ही मेरे हाथ में 800 लोगों की लिस्ट आ चुकी थी, उन महिलाओं की जो आईएस के चुंगल से भागी हुई थी और अब रिफ्यूजी कैंपों में थी। मुझे आईएस वालों ने 3 अगस्त को पकड़ा था और मैं उनकी कैद में 5 अप्रैल 2015 तक रही, यानी कि मैं 9 महीने उनकी कैद में रही। वहाँ से भागने के बाद मैं इराक में 4 या 5 महीने रही। मैंने सुना कि डॉक्टर किजिलिन लोगों को जर्मनी लेकर जाने वाले हैं। मैं जानती थी कि बिना माँ बाप के हम वहाँ नहीं रह सकते थे, हमारा कोई नहीं था। फिर मैंने अपना नाम जर्मनी में पनाह लेने वालों की लिस्ट में दर्ज करवा लिया। ये फैसला करना कि हाँ ये लोग जर्मनी में आ सकते हैं बहुत आसान था, लेकिन दूसरी तरफ कभी कभी आपको ये फैसला भी करना पड़ता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर किजलहन का मानना था कि आईएस ने यजीदी औरतों को कैद किया और रेप इसलिए किया कि उनकी पूरी नस्ल ही तबाह हो जाए। इससे चुने जाने का तरीका दुखदाई बन गया। वाकई मेरे लिए ये काम बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि हम जानते थे कि आईएस के लोगों ने जिनको रेप किया था, ऐसी लड़कियों को कई परिवारों ने घर से निकाल दिया था, सिर्फ ये कहकर कि अब तुम हमारे समाज का हिस्सा नहीं रही और अब
तुम्हें बेदखल किया जाता है। 20 से ज्यादा लड़कियों ने खुदकुशी कर ली थी क्योंकि उनको उनके परिवारों ने अपनाने से इनकार किया। आपको महसूस होता है कि आपको जिंदगी और मौत में से किसी एक को चुनना है। आईएस की कैद में जाने के 18 महीने बाद आखिर लेविजा जर्मनी पहुंची। जब मैंने जर्मनी की ज़मीन पर पैर रखा तो सही बताऊं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। उतरते ही उन लोगों ने सबसे पहले तो हम सबको अलग अलग कर दिया था। जब आईएस वाले आए थे तो उन लोगों ने भी रात के वक्त हमको ले जाकर अलग अलग कमरों में बंद कर दिया था। जब यहाँ भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ तो मैं डर गई। एक अनजान सा डर और तनाव था। उनको पता नहीं था कि हुआ क्या है, ये भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। कोई भी जर्मनी के बारे में नहीं जानता था। उन्हें पता नहीं डॉक्टर के पास कैसे जाना है और खरीदारी कैसे करनी है। हमें औरतों और लड़कियों का इलाज करना होगा, साथ ही साथ उनको डॉक्टर, समाज सेवक, मनोवैज्ञानिक, अनुवादक जैसी खास सहूलतें भी देनी होंगी। मुझे ये समझने में वक्त लगा कि हमें यहाँ लाने के पीछे उन लोगों की मंशा बुरी नहीं थी और ये भी कि वो लोग हमें किसी तरह का कोई नुकसान पहुँचाने वाले नहीं थे। हादसे के बाद सदमे से गुजर रहे लोगों का इलाज करना डॉक्टर किजलहन का रोज का काम था। अब पहली बार उनके कंधों पर अपने खुद के समुदाय के लोगों का इलाज करने की जिम्मेदारी आ पड़ी थी। हमारे पास कुछ केस ऐसे हैं जो बहुत खराब हालत में हैं। इस तरह से वो भटक चुके हैं। ऐसे लोगों को आपको रोजाना हॉस्पिटल में लाना होगा और इलाज करना होगा। उनको इससे उबरने के लिए वक्त चाहिए होगा। जर्मनी एक बहुत ही अलग दुनिया है। गलियां, ट्रैफिक, पुलिस, कारें, शॉपिंग सेंटर, कईयों ने तो कभी बड़ा शहर देखा ही नहीं था। कहने का मतलब ये कि एक अलग तरीके का इलाज था। खुद से लड़कर ही इस सदमे से बाहर निकलना होता है। उनके लिए बहुत मजबूत होना जरूरी है। अपने ऊपर हुए जुल्मों के बारे में तफसील से बात करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत हिम्मत चाहिए। अगर आप जल्दबाजी करते हैं या उस हादसे के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं तो हो सकता है आप मरीज की हालत और खराब कर दें। कुछ लोगों के केस में 3 महीने लग सकते हैं या हो सकता है कि किसी को 8 महीने भी लग जाएं। तो देखना पड़ेगा कि ये सब कैसे करना है। डॉक्टर किजलहन ने सोचा कि अगर मरीजों को पता चले कि दुनिया उन पर हुए जुल्मों को समझती है तो वो जल्दी ठीक हो सकते हैं। मैं कोई वकील तो नहीं हूँ, लेकिन अगर सोची समझी साजिश के तहत कोई काम कर रहा हो और किसी बड़े समूह या पूरे समुदाय को पूरी तरह खत्म कर रहा हो तो मेरी नज़र में ये नरसंहार है। एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते मेरा मानना है कि ये जंग पहचान बचाने की है। मुद्दा ये नहीं है कि किसने क्या किया है। और हो सकता है कि अगर इन सब जुल्मों और खौफनाक हादसों के बावजूद भी आप अच्छा सोच रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि दुनिया इसे कबूल कर ले कि हाँ, मिडिल ईस्ट में एक समुदाय है जिनको यजीदी कहा जाता है। उनके भी कुछ अधिकार हैं और हमें उनकी पहचान के साथ ही उन्हें स्वीकार करना चाहिए। इस तरह उन्हें डॉक्टर बार-बार किजलहन ने 2016 की मार्च में एक वकील से सलाह ली कि क्या इन औरतों पर हुए जुल्मों को कानूनी तौर पर इंसाफ मिल सकता है। प्रोफेसर सैंड्स एक वकील हैं जिन्होंने नरसंहार और इंसानियत पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ लड़ते हुए 25 साल बिताए हैं। वो मरीजों से बात करना चाहते थे। पहचान बनाने के लिए मैं जानना चाहता था कि जो उन्होंने फिर सबूत वो दे सकते हैं वो अदालत में टिक भी पाएंगे या नहीं। आपको देखना होता है कि वो जो भी जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी कितनी सटीक है, उनकी दिमागी हालत कैसी है और क्या वो पूरे यकीन से वो बातें बता सकते हैं या नहीं। दरअसल यहाँ आपको ये पक्का करना होता है कि जब अदालत में विरोधी पक्ष का वकील उनसे
तीखे सवाल पूछेगा तो वो उन हमलों को झेल भी पाएंगी या नहीं। क्या तुम तैयार हो शिरीन? तो सबसे पहले क्या ये अपना नाम और उम्र बताएंगी? शिरीन, इनको अपना नाम, अपनी उम्र बताओ। मेरा नाम शिरीन है, लेकिन ये मेरा असली नाम नहीं है, सुरक्षा कारणों की वजह से। मेरी उम्र 20 साल है। 3 अगस्त को वो सब औरतों और लड़कियों को स्कूल में ले गए, जबकि आदमियों को कहीं और ले गए। हमें कैद कर दिया। उनमें मैंने देखा कि आईएस में मिस्री और तुर्की के लोग भी शामिल थे। यहाँ तक कि उनमें एक जर्मनी से आया मुस्लिम आदमी भी था, जिसे मैंने हरदान में भी देखा था। उनमें से एक आदमी ने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि उसने मेरा रेप कर दिया था और मैं खून से लथपथ थी। फिर उसने मुझे एक दूसरे आदमी के हाथ बेच दिया, जिसका नाम अबू मुस्तफ़ा था। वो सिंजर से कुछ और लड़कियों को भी उठा कर लाए थे, लेकिन पता नहीं कि अबू मुस्तफ़ा को क्या हुआ था। वो बार बार मेरे ही पास आता था। फिर अबू मुस्तफ़ा ने भी मुझे किसी और को बेच दिया। मेरा पूरा जिस्म दर्द करता था। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं जानती थी कि इसका ज़िम्मेदार अबू मुस्तफ़ा ही है। शुरू में मैंने बहुत सी गोलियाँ खाई, जो भी मुझे मिली, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं एक इमारत में गई जो वहाँ पर नई बन रही थी और एक भारी पत्थर उठाया, पर वो इतना भी भारी नहीं था और उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने दूसरा उठाया, लेकिन उससे भी काम नहीं बना। मैंने 3 पत्थर एक साथ इकट्ठा किए और उनको एक साथ उठाया। ऐसा करने से मेरी छाती और पीठ में दर्द होने लगा। मैं ज़मीन पर लेट गई। ऐसे मेरी प्रेगनेंसी टल गई। वो लोगों, जगहों और वक्त की सही जानकारी देने के काबिल थीं। ऐसी जानकारी एक वकील के लिए केस तैयार करने में बहुत ही मददगार साबित हो सकती हैं। शिरीन को अपनी कहानी सुनाने की ताकत कहाँ से मिली? शिरीन ये कह रहे हैं कि तुम अपने बारे में कुछ और बताओ। ये बताओ, तुम्हें हिम्मत कहाँ से मिली? पता नहीं। रात को जब मैं लेटकर आंखें बंद करती हूँ, बहुत सी बातें मेरे दिमाग में आती हैं कि मैंने खुदकुशी क्यों नहीं कर ली, मैं कैसे बच गई, कैसे सब सहा, खाना पीना कहाँ से मिला, यहाँ कैसे पहुँची। सोचकर हैरानी होती है। मैंने फिलिप सर को सब कुछ बता दिया था, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था। मैंने बहुत कुछ झेला है और ये सब कुछ बर्दाश्त करना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा को मेरी वजह से सिर झुकाना पड़े या मेरे भाई बहनों को मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन सच तो ये है कि अब भी न जाने कितने लोग उन दरिंदों की कैद में नरक भोग रहे हैं। मैं उनकी मदद करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ और मैं किसी भी मौके से मुंह नहीं मोड़ सकती। खुद पर हुए जुल्मों की बात कर रहे शख्स के सामने बैठकर सुनना बहुत ही मुश्किल काम होता है, और जो कुछ मैंने सुना वो वाकई बहुत दिल दहलाने वाला था। तुम तैयार हो क्या? हाँ, मैं रेडी हूँ। क्या वो ठीक हैं? मुझे अगवा करने के बाद वो लोग मुझे एक ऐसी जगह पर लेकर गए जहाँ पर पहले से ही सैकड़ों यजीदी लड़कियों को कैद करके रखा गया था। फिर वो वापस आए और हमारे पास जो कुछ भी था, जैसे कि मोबाइल या जो कुछ भी था हमारे पास, वो हमसे सब कुछ छीन कर ले गए। मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली थी और मुझे नहीं पता कि मेरे परिवार के साथ क्या क्या हुआ। उसके बाद मैं अपने माँ बाप से कभी नहीं मिली। एक ने कहा कि मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, कहने लगा वो मुझसे शादी करेगा। मैं रोने लगी और पूछा आखिर हमने उनका क्या बिगाड़ा है कि वो लोग
हमारे साथ ऐसा सब कर रहे हैं। मैंने उससे कहा मैं सब करने को तैयार हूँ, बस वो मुझसे शादी ना करे। मैंने उसे कहा तुम मुस्लिम हो और मैं यजीदी हूँ, हमारी शादी नहीं हो सकती। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और मुझे बेरहमी से मार पीटने लगा और उसने बार बार मेरी छाती पर लात मारी। वो तब तक मुझे मारता रहा जब तक कि मेरी छाती और मेरे कंधों में से खून नहीं निकलने लगा। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये सब किया है उनको क्या सजा दी जानी चाहिए? मार देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लोगों को मारा है। मैंने अपनी आंखों से उन दरिंदों को बच्चों के सर कलम करते हुए देखा है। उन्होंने माओ को मुर्दों का गोश्त खाने पर मजबूर किया है। वो भी इसी तरह मारे जाने चाहिए। मैं चाहता हूँ इनकी मदद करूँ, और अगर मैं कानून के मुताबिक कोई मदद कर सकूँ तो ज़रूर करूँगा। इसके लिए अगर मुझे साबित करना पड़े कि नरसंहार हुआ है तो मैं करूँगा। जहाँ तक मुझे याद है, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी अपनी माँ और बाप से दूर नहीं हुई थी। हमें नहीं पता इन लोगों ने उनके साथ क्या किया है। वो मार दिए गए या कैद हैं, हमें नहीं पता। अभी तक हमें उनके बारे में कोई खबर नहीं है। अगर मेरे माँ बाप वापस आ भी जाएं, मैं अपने दोस्तों को नहीं भूल सकती जो अभी भी वहाँ हैं। अभी भी IS के चंगुल में बहुत से यजीदी कैद हैं। डॉक्टर किजलहन और उनकी पूरी टीम ने 2016 के दौरान एक औरत के ठीक होने का एक दिन का रिकॉर्ड रखा। जब मरीज ठीक हो गए तो उन्हें बारदेन वुर्तेम्बर्ग राज्य में नए घरों में भेज दिया गया। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन लोगों को जर्मन समाज के साथ कैसे मिलाया जाए। अगर हम एक जैसे सताए हुए 1000 लोगों को एक ही इलाके में बसा देते हैं तो क्या होगा? वो कुर्दिश में बात करेंगे, अपनी परंपराएं, पुरानी परंपराएं कायम रखेंगे। इस तरह वो जर्मन समाज के साथ घुल मिल नहीं पाएंगे और एक अलग ही समुदाय की बस्ती बन जाएगी, और वो हम नहीं चाहते। 1 हफ्ते पहले मैंने यहाँ एक नर्सरी में काम करना शुरू किया था। बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ। 6 घंटे काम करना पड़ता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे मैं अपने गांव में किया करती थी। मैं बच्चों के साथ खेला करती थी और वो बहुत खुश होते थे। तुम लेट हो गए। मैं सिर्फ खिलौने के साथ खेलना चाहती हूँ और उनके लिए घर बनाना चाहती हूँ। मेरा पति ग्रेगोर सफर करता है। कॉम्यूट्स का मतलब क्या है? वो हर सुबह काम पर जाता है। और देखो एक और लफ्ज है पंक्चुअल। पंख? हाँ, मैं वो भी ऊ कह के साथ सकती हूँ, है। लेकिन ये नहीं कह सकती मैं। बताइए ये कैसे कहना है? अर्ली के साथ ये पहले आता है हाँ। एच, ऐसे। हाँ, हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ। चलो आगे देखते हैं। गुड बाय। बाय। मिलते नेक्स्ट हैं। क्लास तक तुम काफी कुछ सीख जाओगी। लगभग 2 हफ्तों बाद मिलना है। हाँ। ओके, मिलते हैं। बाय। बाय। जो लोग IS के हत्थे नहीं चढ़े, ये सब फोटो उन लोगों ने भेजी है। ये उनके फ़ोन में थी। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचा। मेरी छोटी बहन 8 साल की थी जब हमें अगवा किया गया था। इसका नाम अलीसाया है। जब मैं IS के कैद से भागी उस वक्त ये मेरी माँ के साथ ही थी, लेकिन अब मुझे कुछ भी पता नहीं कि वो इस वक्त कहाँ है और किस हाल में है। इस तस्वीर में मेरी माँ और मेरी बड़ी बहन है। ये 23 साल की थी और इसे भी IS वालों ने अगवा किया था। वो शादीशुदा थी और एक बेटा था। मेरी बहन के साथ क्या हुआ हमें नहीं पता। मुझे नहीं पता कि वो जिंदा है या मार दी गई। अब भी मुझे समझ नहीं आता
कि आईएएस वालों को अदालत में क्यों नहीं घसीटा जाता, इन दरिंदों को जेल में क्यों नहीं डालते, उन्हें सजा क्यों नहीं दी जाती। है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर सके जो युद्ध अपराध में शामिल हो, जिसने कोई जुर्म किया हो। मैंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिए काफ़ी साल काम किया है। मैं हेग गया हूँ और ख़ास तौर पर एक प्रोसिक्यूटर से मिला और उससे कहा कि देखो, मैं कुछ दिलचस्प लोगों से मिला हूँ। जो सबूत मुझे उन लोगों से मिले हैं वो जायज़ है या नहीं, इसे जांचने में मेरी दिलचस्पी है। और जैसे ही अधिकारियों ने उन सबूतों को देखना शुरू किया तो उन्हें एक ही पल में पता चल गया कि ये सब सच में हुआ है और गवाह सच्चे हैं। वो मुझे सारी रात मारता रहा और मुझे रेप करता रहा जब तक कि सुबह ना हो गई। वो मुझसे बार बार कहता कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें दोबारा बेच दूंगा। और एक दिन आया जब मुझे पता चला मैं दोबारा बेच दी गई। वो बाहर किसी आदमी से बात कर रहा था, अब्बू हिसाम, जो पेशे से डॉक्टर था। वो लोग मुझे शहर से बाहर ले गए जहाँ शिया लोगों की बस्ती थी। वो डॉक्टर मुझे अंदर ले गया। उसने मेरे सारे कपड़े उतरवा दिए ये देखने के लिए कि मैं वर्जिन हूँ या नहीं। अगर नहीं हो तो मैं तुम्हें नहीं खरीदूंगा। उसने मेरा रेप करने के बाद मुझे खरीदने का मन बना लिया। मुझे इस डॉक्टर से वाकई बहुत डर लगता था। उसकी शक्ल आज भी मेरी आंखों के सामने घूमती है। लंबा चौड़ा बहुत मोटा सा आदमी था वो। वाकई मुझे उससे बहुत डर लगता था। मेरे कहने का मतलब है कि इंसानी लिहाज से वाकई ये बहुत ही दर्दनाक और दिल को दहला देने वाला खुलासा है। और फिर उससे अलग मेरा मतलब है कि ये बहुत ही बुरा काम किया गया है। इन जुर्मों को कानून के दायरे में रखा जा सकता है। इसमें सबसे ख़ास है किसी को रेप करना, लेकिन सेक्स स्लेवरी करवाना भी कम नहीं है। और फिर ज़बरदस्ती किसी को प्रेग्नेंट करना तो संगीन जुर्म है। क्या सेक्स स्लेवरी आपके अधिकार क्षेत्र में आती है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। और क्योंकि ये इंसानियत के खिलाफ किया गया जुर्म है। उसके पास नाम है, ठिकाने की जानकारी है और वो ये भी जानते हैं कि वो किस मुल्क के हैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। उसे सब बातें अच्छी तरह से याद है। वो अपनी पूरी कहानी बहुत अच्छे और सलीके से सुना सकती है। वो जानती है कि उसे अगवा करके कहाँ ले जाया गया था। उसे नाम पता है, उनका पता ठिकाना, वो किस मुल्क से हैं ये भी जानती है वो। तो ये बहुत ही बड़ा सबूत है। किसी भी जांच के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फलूजा में जो जनरल इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहा था, उन्होंने आखिर साफ कर दिया है कि आईएस के आतंकियों के खिलाफ चल रही जंग खत्म हो गई। आईएस के लिए इराक में कोई जगह नहीं है। हम जहन्नुम तक उनका पीछा करेंगे। हम वादा करते हैं कि जिस तरह हमने फलूजा में अपना परचम लहराया है, जल्द ही मोसुल में भी ऐसा ही होने वाला है। लड़कों की बहादुरी के नाम मैं सभी इराकियों से अपील करता हूँ कि वो इस जीत की खुशियां मनाएं। इराक में 2016 के दौरान हारे हुए आईएस लड़कों को अदालत में पेश किया जाने लगा, लेकिन ये सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं था। अदालत में केस 10, 12 या 15 मिनट ही चलता था। फैसला सुनाया जाता था और मुजरिमों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। क्या आने वाले वक्त के हिसाब से ये सही है? मैं ऐसा नहीं मानता। होना तो ये चाहिए कि किसी जिम्मेदार अदालत में रिकॉर्ड पेश हो। मैं तो कहूँगा कि आप चाहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस चलाया जाए, क्योंकि इससे दुनिया को पता चलेगा कि कुछ बहुत ही गलत हुआ है, चाहे वो इंसानियत के खिलाफ जुर्म हो या नरसंहार हो। मेरा मानना है उनको एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से उड़ा देना ही काफ़ी नहीं है। इंटरनेशनल जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी कमीशन या CIJA वो सबूत इकट्ठे करता है जो इंटरनेशनल मानकों के हिसाब से सही होते हैं, लेकिन किसी जंग के मैदान में ऐसे सबूत इकट्ठे करना कोई खेल नहीं है।
जोखिम लेना पड़ेगा, लेकिन जंग के मैदान में इस तरह का काम खतरनाक होता है। एक इंसान होने के नाते जब हम पीड़ितों की बातें सुनते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, और जो कुछ भी उनके साथ हुआ है उसे जानकर हमें पीड़ितों पर रहम भी आता है। लेकिन कानून की अदालत में फैसले दलीलों और सबूतों पर ही होते हैं, इसलिए सबूतों को जोड़ने वाली कड़ी बहुत ही ज़रूरी होती है मामले की तह तक पहुंचने के लिए। इस साजिश में जितने भी लोग ऊपर से लेकर नीचे तक शामिल है, उनकी कड़ियों को जोड़कर देखना पड़ता है। सबसे निचली कड़ी यानी कि मुजरिम जिसने किसी को गोली मारी हो या रेप किया हो, सब देखना पड़ता है। इसके बिना आप सिर्फ मुजरिम को पकड़कर सजा देने तक सीमित रह जाते हैं। जो कुछ भी हमने इराक में देखा वो सच में बहुत ही चौंकाने वाला है। इस तरह के घिनौने जुर्म को देखते हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कानून का पालन करवाने की जरूरत है, न सिर्फ उस समुदाय के लिए जिस पर जुल्म ढाए गए, बल्कि पूरे इंसानी भविष्य के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 2016 में आईएस की हार के जारी रहने के बावजूद ये साफ हो गया कि इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने के लिए लोगों का समर्थन नहीं है। आईएस की तरह पूरी दुनिया में जगह जगह हो रहे जुल्मों को देखते हुए पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। ये बात तब सामने आई जब आईएस का एक ब्रिटिश मूल का दहशतगर्द पकड़ा गया। इससे ब्रिटिश मीडिया में चर्चा होने लगी। बहुत से लोगों ने ये कहा कि ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाने की क्या जरूरत है, उनको सीधे मार क्यों नहीं दिया जाता। ये LBC है, लीडिंग ब्रिटेन्स कॉन्वर्सेशन, और आपके साथ हैं शीलक फोगाटी। ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाने में सैकड़ों हजार खर्च होंगे, और फिर उसके बाद और न जाने कितने लाख रुपए खर्च होंगे उनको 15 साल के लिए किसी जेल के सेल में बंद रखने में। हो सकता है उसके बाद वो छूट जाएं। क्या सीरिया की रेत में लोगों की खोपड़ी में गोली मारने से पहले मामले की तह तक पहुंचने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। हम उस स्थिति में नहीं है कि इनके साथ नर्म रवैया अपनाया जाए। हमको जवाब देना होगा। मैं तो खुद उनको तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। मैं ऐसे गिरोहों में घुसने के लिए जो यहाँ हैं या दूसरे मुल्कों से यहाँ आने की फिराक में है, ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं खुद उनको फांसी पर चढ़ाऊं। आज हमारे स्टूडियो में लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में कानून के प्रोफेसर फिलिप सेंट्स क्यूसी, और साथ में है मेलेनी फिलिप्स, द टाइम्स की कॉलमनिस्ट। मेलेनी, उनका क्या होगा और हम उन लोगों के बारे में क्या कर सकते हैं? हम इन लोगों पर बम ऐसे ही तो नहीं बरसा रहे, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ और किसी तरह से बात नहीं की जा सकती। आपका इस बारे में क्या कहना है फिलिप? मुझे प्रॉब्लम यह है कि फिर आप में और उनमें फर्क क्या है? क्या हम किसी ऐसी पॉलिसी का समर्थन करें जो हमें हमारे देश के लोगों को मारने के लिए कहे? कानूनी असूल के लिए हम अपने देश के दरवाजे ऐसे लोगों के लिए खोल दे जो लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं? क्या ये कहना चाहते हैं आप? अगर ऐसी भयानक घटनाएं होती हैं और उसका बदला उसी तरीके से लिया जाता है तो लोग थोड़े वक्त में ही इसे भूल जाएंगे। मेरा मत यह है कि ये लेविजा और शिरीन जैसे लोगों का हक है कि जो कुछ उनके साथ हुआ दुनिया उसके बारे में जाने। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जर्मनी ने आईएस दाइश के इन जुर्मों की जांच करके उसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कानून के तहत सजा देने का फैसला किया है। 1945 में जर्मन लोग शर्मिंदा थे, लेकिन आज जर्मनी लीडर का रोल निभा रहा है। राष्ट्रीय समाजवादियों ने बहुत बड़ी नाइंसाफी की थी, लेकिन फिर भी उनको कानून के दायरे के तहत ही इंसाफ मिला। अगर कोई इंसाफ की भाषा में बात करता है, तभी लोगों के दिमाग में कानून के लिए इज्जत पैदा होती है और कानून सही मायने में अपना काम कर पाता है। मेरा मानना है कि नुरेमबर्ग से ली जाने वाली विरासत एक ऐसी विरासत है जिसे न सिर्फ यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया भर में लागू कर देना चाहिए और इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी। ये गंभीर बात है कि सब सबूतों पर गौर करने के बाद फेडरल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये फैसला लिया है कि जो कुछ भी यजीदियों के साथ हुआ है वो एक तरह से नरसंहार ही है।
इसे इसके मूल स्वरूप में स्वीकार करने से ये उम्मीद जगी है जिसे राष्ट्रीय अदालतें और शायद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी और साथ साथ संयुक्त राष्ट्र भी एक और गंभीर अपराध के रूप में देखेगा। इससे भी उन्हें उम्मीद रखनी ही चाहिए कि इंसाफ चाहे देर से ही सही लेकिन आखिरकार मिलेगा जरूर। 2017 की बसंत में शिरीन को डॉक्टर किजिलहन के इलाज की जरूरत नहीं रह गई थी। इसकी जगह उसने एक लोकल थेरेपिस्ट ढूंढ लिया था जहां वो रहती थी। मैं हर हफ्ते डॉक्टर मुएलर के पास थेरेपी के लिए जाती थी, फिर 2 हफ्तों में एक बार, और अब मैं महीने में एक बार वहां जाती हूँ। उसने मुझे दिखाया कि जब मैं रोती हूँ तो क्या होता है, और ये भी कि बेहोश होने से कैसे बचा जा सकता है। कैसी हैं आप? बढ़िया। बढ़िया? हाँ। ठीक है। पिछले हफ्ते आप कैसी थीं? बता सकती हैं? अच्छा था, लेकिन ये हफ्ता ज्यादा अच्छा है। अच्छा? हाँ। शायद मैंने आपको बच्चों के स्कूल में देखा था, वहाँ सब कैसा चल रहा है? हाँ, मैं कल वहाँ गई थी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे सीखने की जरूरत है। मैं बच्चों से ज्यादा बात नहीं कर पाती, इसलिए सीखना है। एक जर्मन टीचर है जो मुझे हर हफ्ते सिखाने आती है, क्योंकि मुझे सीखना ही है। सच तो ये है कि जर्मनी में मेरी जिंदगी में सुधार आ रहा है। डॉक्टर आसानी से मिल जाते हैं और साइकोलॉजिस्ट भी। मैं स्कूल भी जाना शुरू कर सकती हूँ। जर्मनी में आकर उसने एक औरत के तौर पर और एक इंसान के तौर पर दूसरे से इज्जत पाना सीख लिया है। उनको पता चल गया कि शर्मिंदा होने की कोई वजह नहीं है, और यही उसे अपने बारे में बात करने का हौसला और ताकत देता है। उसका ये किरदार और शख्सियत ही उसे लड़वाना सिखाता है। वो इसके बारे में बात करके सदमे से बचने का रास्ता ढूंढ ही लेती है, और साथ ही साथ अपने लोगों की आवाज़ बनाने लगती है। लवीज़ा अब अलग दिखती है। उसमें ये अच्छा बदलाव इसलिए आया है क्योंकि उसकी फैमिली को आईएस की कैद से आज़ाद करवा लिया। उसके लिए ये मान लेना बहुत ज़रूरी था कि वो अब जर्मनी में है। उसकी फैमिली अब आज़ाद है, उसके भाई आज़ाद हैं। चाहे उनके हालात ज़्यादा ठीक नहीं हैं, लेकिन वो जिंदा हैं। जब मैंने सुना कि मेरी माँ हिफाजत से है तो मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उन्हें कभी देख पाऊंगी। मेरी माँ के वापस आ जाने से मेरे अंदर बहुत बदलाव आए हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी सब भी बहुत ही जल्द वापस आ जाएंगे। हम देख सकते हैं कि जो लड़की डर और तनाव की मारी हुई थी, एक फूल की तरह खिलने लगी है। उसने अब हंसना शुरू कर दिया है, लोगों से मिलना शुरू कर दिया है, और अब उसके दोस्त भी बन गए। वाकई वो लड़की अब बिल्कुल अलग बन गई है। अगर इराक पहले जैसा होता तो शायद मैं वापस लौट जाती, लेकिन वहाँ हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। अब भी इराक मेरा घर है क्योंकि उसी मिट्टी में मैं पैदा हुई थी। बिल्कुल मेरी यही इच्छा है कि मैं अपने लोगों के पास वापस जाऊं, लेकिन अगर हालात नहीं सुधरते और हम यजीदियों पर कत्लेआम का खतरा बरकरार रहता है तो मैं हमेशा के लिए जर्मनी में ही रहना चाहूँगी, कभी इराक वापस नहीं जाऊँगी। अगर यहाँ के लोग हमें अपना लेंगे तो हम जर्मनी में ही रहेंगे। यहाँ की बहुत सी औरतों ने मुझे बिल्कुल मेरी माँ जैसा ही प्यार दिया है। मुझे खुद को और यजीदी औरतों और बच्चों के लिए किसी भी हाल में इंसाफ दिलाना है। यही मेरा सबसे बड़ा मकसद है। अगर मैं ऐसा कर पाने में कामयाब हो जाती हूँ तो मुझे नकली नाम के साथ जीने की क्या ज़रूरत है? मुझे नकाब के पीछे रहने की क्या ज़रूरत? मेरी माँ ने मुझे नाम दिया था दलाल, और मैं अब वही हूँ, दलाल कैरो दाऊद। जून 2017 में अचानक दलाल ने इराक वापस जाने का फैसला किया।
हमारा जहाज अब उड़ चुका है। मुझे डर लग रहा है, सच में डर लग रहा है। मैं इराक वापस इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे अपने परिवार और अब्बू की बहुत याद आती है और मैं दोबारा हरदान को देखना चाहती हूँ। वो देखो, वो आ रही है। आईएस के आने से पहले दलाल के पिता घर से दूर काम करते थे। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें इतने सालों बाद देख। वो अपने परिवार के दूसरे बचे हुए लोगों के साथ, जिनको दलाल ने पिछले लगभग 3 साल से नहीं देखा था, एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। बहुत प्यारी लग रही है। कैसे हो अब्बू? कैसी है मेरी बच्ची? कैसे हो तुम? हाँ, इसके इराक छोड़ने के बाद बहुत से यजीदी शहर और गांव आईएस ने तबाह कर दिए थे और शेखान जैसे रेफ्यूजी कैंप अब लोगों को अपने स्थायी घर लगने लगे थे। मैं पहली बार इस कैंप में आई हूँ और यहाँ आकर मुझे काफ़ी नई चीज़ें नज़र आ रही हैं। मुझे अपने देश में वापस आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है, लेकिन मैं काफ़ी दुखी भी हूँ क्योंकि जो कुछ मेरे वतन के लोगों के साथ हुआ उसे देखकर दर्द होता है। देखिए, ये सब देखना बहुत मुश्किल है। मैं उस कैंप में एक और घंटा भी बिताना नहीं चाहती थी। वहाँ मेरा दम घुट रहा था। वहाँ हालत बहुत बुरी थी, जबकि कुछ यजीदी परिवार तो यहाँ 3 सालों से रह रहे हैं। ये दर्दनाक है। क्या दलाल जर्मनी में ही रहेगी या यहाँ वापस आ जाएगी? आपको क्या लगता है? उसकी जिंदगी अपनी है, चुनना उसे ही है। मैंने उसे पूरी आज़ादी दे रखी है, फैसला उसे ही करना है। चाहे वो कहीं भी रहे, वो हमेशा मेरी बेटी ही रहेगी। गर्मी से मेरे पैर जल रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिन औरतों को आईएस वालों ने उठा लिया था उनको परिवारों ने बेदखल कर दिया था। नहीं, ये सच नहीं है। हकीकत इससे उलट है। वो पकड़ी जाती या न पकड़ी जाती, इससे हमारे रिश्ते में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे बच्चे हमारे लिए अनमोल हैं। बस यही कहना चाहता हूँ। हाँ, मीठा है ना? और यहाँ पर तुमको घूमने फिरने में मजा तो आ रहा है ना? हाँ? देखो, मैंने खा भी लिया। मेरा नाम खातून है और मैं सिंजर के हरदान से हूँ। मैं दलाल की माँ की बहन हूँ, इसलिए उसकी मौसी लगती हूँ। दलाल बहुत हिम्मत वाली लड़की है। मैं चाहती थी कि वो वापस आ जाए, लेकिन अब उसे जर्मनी में ही रहना चाहिए क्योंकि वहाँ ज़्यादा सहूलतें हैं, तब तक जब तक उसकी माँ और भाई बहन वापस नहीं आ जाते। बहुत मीठा है। हाँ, ये सबसे ज़्यादा मीठा है। अपना फोन दीजिए। चलो चलो, एक सेल्फी खींचते हैं। चलो सब एक साथ स्माइल करो। मुझे नहीं पता मेरे अब्बू जानते हैं या नहीं कि मेरा रेप हुआ था। मैं चाहती हूँ मेरे अब्बू सर ऊंचा करके अपनी बेटी के बारे में सोच के फ़क्र महसूस कर सकें। मैं चाहती हूँ मेरे अब्बू मुझे अपना ले क्योंकि मुझे उनकी सबसे ज़्यादा परवाह है। मुझे उन्हें सब कुछ बताना है, लेकिन उनके जख्म बहुत गहरे हैं। जब भी बुरा वक्त होता है तो मुझे मेरी माँ की याद आती है और तब ऐसा लगता है
कि मेरी अम्मी कहीं जिंदा हो और हमारे पास वो वापस आ जाए। लेकिन 3 साल बीत गए हैं, तो लगता है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। शायद मेरा भाई भी उस धमाके में मारा गया हो, या हो सकता है उन्होंने मेरी बहन को भी मार दिया हो। शायद मेरे दूसरे भाई भी मार दिए गए हो, या हो सकता है कि मेरी बहन रेप की वजह से मर गई हो। हो सकता है ये सब जानकर मेरी माँ ने खुदकुशी कर ली हो। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, फिर भी मुझे ये सब कुछ कहना पड़ रहा है। अभी तक तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं। अपने लोगों से मिलने के बाद मैं हरदान अपने गांव गई और अपना तबाह घर देखा। हमारे घर का क्या हाल हो गया? कुछ भी नहीं बचा। रहम कर ऊपर वाले। ये सब क्या हो गया? मैं दोबारा इराक नहीं देखना चाहती। वहां पर कुछ भी नहीं है, न खाना है, न बिजली है और न ही पानी है। वहां कुछ भी नहीं है। हम बर्बाद हो गए। ये सब क्या हो गया? अभी तक हमें नहीं पता कि आने वाले वक्त में यजीदियों का क्या होगा। मुझे यकीन नहीं है कि वो इस तबाही का सामना कर पाएंगे। अगर नहीं तो मेरा मानना है कि आने वाली 3, 4, 5 पीढ़ियों में उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। और ये मिडिल ईस्ट की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, कोई 4000 साल पुरानी। शायद हम एक सभ्यता के और एक नस्ली वजूद के खत्म होने के गवाह बनते जा रहे हैं। दूसरा रास्ता ये है कि वो इस नरसंहार से कुछ सबक लें, इस तबाही से सबक लें। इस सदमे के रास्ते वो अपने कायदे कानून बदल सकते हैं। वो अपने कुछ पुराने सलीके, संस्कृति और परंपराएं बदल सकते हैं। शायद उनका आने वाला वक्त अच्छा हो, क्योंकि यजीदी खास तौर पर औरतें अपनी पहचान को लेकर उलझन में थीं। IS से रेप होने के बाद उन्हें लगता है कि अब वो यजीदी नहीं रहीं। जर्मनी आने से पहले दलाल अपने धर्म के मुखिया से मिलने लालिश गई। तुम हरदान से हो? जी हाँ। और तुम किस परिवार से हो? मैं हरदान से हूँ और मैं दाऊद के परिवार से हूँ। तुम्हारे यहाँ स्वागत है। बाबा, क्या आप अपना हाथ देंगे? क्यों नहीं, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। यजीदी इतिहास में पहली बार मजहब के मुख्य पुजारी ने खड़े होकर कहा, हाँ, हम कायदे कानून बदलेंगे। यजीदियों के लिए ये एक क्रांति है। ये नरसंहार चाहे कितना भी दिल दहला देने वाला क्यों ना हो, यजीदी समुदाय के लिए खुद को नए तरीके से पहचान देने का एक सुनहरा मौका है। और उम्मीद है ये रास्ता लोकतांत्रिक और बहुलवादी हो,
तभी वो न सिर्फ कुर्दिस्तान में बल्कि दुनिया में कहीं भी जिंदा रह पाएंगे। सच बात तो ये है कि जब मैं इराक से वापस लौट कर आई तब मुझे 1 महीना हॉस्पिटल में रहना पड़ा क्योंकि मेरी दिमागी हालत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने नई ज़िंदगी शुरू की और कहा, दलाल तुम किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि कोई भी तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए बिल्कुल नहीं रहने वाला, ये बात समझ लो। मैंने खुद से कहा कि अब मुझे खुद के दोनों पैरों पर खड़े होना है। मैं स्कूल जाना शुरू करूंगी और अपने अतीत पर जिंदा नहीं रहूंगी। मैं अपने आप को ताकतवर बनाऊंगी ताकि हर हालात का सामना मैं कर सकूं। मुझे अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देना होगा क्योंकि मैं अपने गुजरे हुए वक्त को वापस नहीं ला सकती। जो कुछ हो चुका है उसे नहीं बदल सकती क्योंकि ज़िंदगी यूं ही चलती रहती है। मैं एक वकील बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं इंसाफ के लिए खड़े होकर लड़ना चाहती हूँ। मैं ये देखना चाहती हूँ कि हर एक इंसान को उसका हक मिले, चाहे मेरा हक मुझसे छीन ही क्यों ना लिया गया हो। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे देखकर कहें कि ये वही शक्तिशाली यजीदी लड़की है जिसने जर्मनी में रहकर कोई मकाम हासिल किया है। लेकिन अब तक जो दाइश ने हमारे साथ किया उसका इंसाफ हम लोगों को नहीं मिल सका। इसलिए मैं एक मजबूत शख्सियत बनकर रहूंगी और जो सही है उसके लिए लड़ाई जारी रखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे ये लड़ाई जारी रखनी ही है। – 2018 के मध्य में इराकी जेलों में 11,000 संदिग्धों को बंदी बनाया गया। उनकी कार्रवाई के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अदालत की स्थापना नहीं की गई। लुइजा की उम्मीद है कि वो अपनी मां को अपने पास जर्मनी में बुला सके। दलाल की छोटी बहन एलिसाया को IS हिरासत से आजाद कर दिया गया। उसकी मां और बड़ी बहन की अब तक कोई खबर नहीं है।